बोलो क्या पढ़ रहे थे? डॉपलर पढ़ रहे हैं। देखो इफेक्ट ऑफ अब इसमें क्या इफेक्ट होता है देख लो। जैसे इधर तुम्हारा ऑब्जर्वर। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है भाई, या बस तुमको नहीं आ रहा है? सर मुझे भी नहीं आ रहा है। तो फिर इंटरनेट प्रॉब्लम है। रुक जा। बोर्ड क्लियर नहीं है, आपको दिख रहा है क्लियर? आप यहाँ लॉगिन कर रहे हैं ना? हाँ तो ठीक दिखा रहा, मोबाइल में देखिए। ब्लर है थोड़ा सा। रिफ्रेश करिए उसको। क्लियर हो जाएगा, उसमें तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। अभी ठीक दिख रहा है? सर अभी तक क्लियर नहीं है। अभी नहीं हुआ क्लियर? चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा क्लियर थोड़ी देर में। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ एयर। इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ एयर। लिखना। देखो इसमें क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स है तुम्हारे पास, सोर्स से साउंड इमिट होगा, ठीक है, जो किसके पास पहुंचेगा? ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा। अब देखो इधर क्या हो रहा है, साउंड की स्पीड जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एयर फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ एयर वी से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें होगा क्या कि इस साउंड को ये सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी v डैश, इट विल बी v माइनस va। यानी जो भी फॉर्मूला है ना हमारा, जो फॉर्मूला हमने लिखा था एफ ए इज इक्वल टू एफ एस v माइनस प्लस vo डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस vs, ये फॉर्मूला था तुम्हारा। अब v की जगह क्या लिखेंगे? v डैश लिखेंगे। कब? जब स्पीड ऑफ साउंड को क्या कौन अपोज कर रहा होगा? स्पीड ऑफ एयर अपोज कर रहा होगा। ऐसे ही दूसरा सिचुएशन, अगर इधर की तरफ फ्लो हो रहा हो, वी ए किधर फ्लो हो रहा हो? जिधर साउंड मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ एयर का फ्लो होगा, तो इस केस में जो वी डैश होगा इट विल बी वी प्लस वी ए। ठीक है, इस वी ए के चलते ऑब्जर्वर के स्पीड पे और सोर्स के स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? इस स्पीड के, एयर के स्पीड के चलते जो वी ए है, इसके चलते ऑब्जर्वर और सोर्स के स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बस किसके स्पीड पे फर्क पड़ रहा है? साउंड की स्पीड पे फर्क पड़ रहा है, और वो इफेक्ट इधर दिखाते हैं। ठीक है,
डॉपलर्स इफेक्ट लाइट में भी होता है। जब लाइट में पढ़ेंगे, लाइट का वेव कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चंस होगा लेकिन उसको छोड़ देना। अगर लाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो हम वेव थ्योरी में पढ़ेंगे जब लाइट की बात करेंगे। एक प्रॉब्लम लिखना, a frequency of whistle, the frequency of whistle, the frequency of whistle, whistle समझते हो, CT, the frequency of whistle of an engine, the frequency of whistle of an engine appears to be 4/5 of initial frequency, 4/5 of initial frequency when it crosses a stationary observer, when it crosses a stationary observer, then find speed of engine, if speed of sound is, then find speed of engine if speed of sound is 330 meter per second. If speed of sound is 330 meter per second. देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ट्राई करो। थ्री थर्टी बाई 4 नहीं, ज्यादा आ गया। तुम्हें सोचना है ना, अब सब मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? वो कर देंगे तो फिर सवाल ही हो जाएगा। हाँ ना, गलत है। फिर सवाल देने का मतलब क्या हुआ? अब गलत है तुम्हारा आंसर, गलत। अब कैसे करे वो सोचो, क्या गलत किया। हाँ क्या 4 आंसर ही 4 आ रहा है? नहीं, वो तो बहुत कम हो गया यार।
सवाल ठीक से पढ़ो। वन टू 1320 नहीं है। थ्री हंड्रेड बाई सबका वही आ रहा है। देखो तुम लोग दिक्कत क्या कर रहे हो ना, क्या होगा। हाँ तो वो तुम्हें सोचना है, वही तो कह रहा हूँ वो तुम्हें। हाँ तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 36 पॉइंट, हाँ 36.6। अरे देखो दिक्कत क्या है ना, तुम लोग समझ रहे हो, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जैसे दो सिचुएशन होगा, एक बार ट्रेन अप्रोच करेगा, एक बार उसको क्या करेगा, जब क्रॉस करेगा तो सेपरेशन बढ़ेगा। एक बार अप्रोच कर रहा है, एक बार सेपरेट कर रहा है। तो जब अप्रोच कर रहा होगा उस टाइम की फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, जब सेपरेट कर रहा है उस टाइम की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। उन दोनों का रेशियो दिया है 4/5। और तुम लोग क्या कर रहे हो बस। चलो देखो क्या हो रहा है। एक ऑब्जर्वर है, वो ट्रेन पास कर रहा है ऐसे, ठीक है। ट्रेन का अपना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज fs, ठीक है। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो एक फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी fa1, और जब इसको क्रॉस करेगा तो एक फ्रीक्वेंसी होगी fa2। अप्रोच कर रहा होगा तो fs सुनाई देगा, ये सुनाई देगा, ये वाला वैल्यू सुनाई देगा। और जब सेपरेट होगा तो ये सुनाई देगा। दोनों केस में फॉर्मूला लिखोगे fa1 के लिए, अगर fa1 के लिए फॉर्मूला लिख तो कितना होगा fs। ऑब्जर्वर रेस्ट में तो ऊपर क्या आएगा, बस v आएगा, नीचे v प्लस रखे या माइनस रखे, अप्रोच में प्लस रखते हैं या माइनस vs रखोगे यहाँ पे। ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में fa2 कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी fs डिवाइडेड बाई fs इंटू v डिवाइडेड बाई v प्लस vs। ये दूसरा इक्वेशन होगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है वो, क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, उसको सेपरेशन होगा, सेपरेट होगा। तो इन दोनों का रेशियो तुमको दिया हुआ 36.6। यहां से fa2 बाई fa1 करोगे तो इट विल बी हाउ मच, va माइनस vs डिवाइडेड बाई v प्लस vs। सारी चीजें नोन है, एक अननोन है, कैलकुलेट कर लो। सो यहाँ पे देखोगे तो इट विल बी 4/5, कितने के बराबर होगा 330 माइनस vs डिवाइडेड बाई
330 प्लस VS, तो यहाँ से आएगा 9 VS इज इक्वल टू 330, so VS आएगा 36.6 मीटर पर सेकेंड। हो गया, एक और लिखना। A car having whistle, a car having whistle, a car having whistle of frequency, a car having whistle of frequency 256 hertz, 256 hertz is moving towards a stationary wall, is moving towards a stationary wall with a speed of 5 meter per second, with a speed of 5 meter per second, full stop. Find beat frequency, heard by, find beat frequency heard by driver, find beat frequency heard by driver. लेंगे अप्रोक्सीमेटली था, अप्रोक्सीमेटली कितना? अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास है। 8 देखते हैं इसका वेलोसिटी। हाँ, अगर कुछ नहीं दिया है तो 330 लेंगे। क्या ये? अरे सवाल तो पढ़ लो क्या पूछ रहा है। पागल जैसे कुछ भी बता देते हैं।
इतना हड़बड़ी में क्या हो, अभी एग्जाम में नहीं बैठे हो। पूछ कह रहा है ये तो देखो 1 8 आ रहा है, 8 किससे आया है? हमारा 8 आ रहा है। पास हो थोड़ा, लेकिन कुछ चीज मिस कर रहा है। कितना 1 आ रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो जब भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। देखो ये वॉल है तुम्हारा और इधर से सोर्स है जो मूव कर रहा, ये कार था। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना है? 256 हर्ट्ज है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो इस केस में क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्शन का सवाल है ना और किससे रिलेटेड हो, डॉपलर से रिलेटेड हो, तो इसको सॉल्व करते हैं 2 पार्ट में। पहला पार्ट ये है जहां पे जो सोर्स है, एक्चुअल सोर्स विल बिहेव एज सोर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी एक पार्ट है जिसमें एक्चुअल सोर्स कैसा बिहेव करेगा, सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, और वॉल किसकी तरफ बिहेव करेगा, ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। अब ये क्या करेंगे ना, ऑब्जर्व करेगा, जो इससे साउंड आएगा, इस पे जो साउंड आएगा उसी को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो सेकेंड केस में ये वॉल जो है अब किसकी तरफ बिहेव करेगा, सोर्स की तरफ। और अभी ड्राइवर कहाँ है, इस गाड़ी पे बैठा हुआ है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जर्वर की तरह। आ रही बात समझ में? अभी वॉल क्या हो गया तुम्हारा, सोर्स। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी FA1, और इसी फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जो ये सुना उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इस बार सोर्स कौन हो गया, सोर्स हो गया वॉल जो कि रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर कौन हो गया, जो ड्राइवर कार पे बैठा हुआ है और वो अप्रोच कर रहा है इसको। तो हमें 2 फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, एक ये निकलेगा यहां से, और इसके बाद ये क्या होगा, इसको सुनाई देगा, तो यहां से आएगा FA2। और तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर क्या है ना, 2 साउंड सुनेगा, एक डायरेक्ट जो उसके कान पे पहुंचेगा, जैसे सीटी मारेगा तो वो भी उसके कान तक पहुंचेगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी से कहां से आएगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर के वो भी सुनेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, दैट विल गिव व्हाट, बीट फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? तो जब भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो इस तरीके का, तो 2 पार्ट में उसको ब्रेक कर लेना। पहले जो एक्चुअल सोर्स है दैट विल बिहेव एज सोर्स, जो रिफ्लेक्टर है दैट विल बिहेव एज ऑब्जर्वर। सेकेंड केस में क्या करेंगे, ऑब्जर्वर विल, ये जो वॉल है जो रिफ्लेक्टर है, इट विल बिकम सोर्स, और ऑब्जर्वर या तो गाड़ी पे हो सकता है या भी मे बी स्टेशनरी भी हो सकता है, वो कार के नीचे भी, इधर भी कहीं हो सकता था, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आप ट्राई करो कितना आ रहा है। FA डैश बताओ कितना आएगा, FA1 कितना आएगा। FA1 का पहले फॉर्मूला देखो, FS मूव कौन कर रहा है, VS कर रहा है, तो V डिवाइडेड, हाँ V डिवाइडेड बाय V प्लस होगा या माइनस, माइनस VS, ठीक है। कितना होगा 256। सिंप्लीफाई अभी मत करो, V बस वैल्यू पुट कर दो, V डिवाइडेड बाय V माइनस VS, ये होगा। दूसरे केस में जाओगे, यहाँ FA डैश, FA2 जब निकालोगे इट विल बी व्हाट, FA2 बता दो, FA1 ये होगा इनटू, क्योंकि अब कौन सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, FA1 है। यानी जब FA2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे FS रखेंगे या FA1 रखेंगे, FA1 रखेंगे। और अभी सोर्स क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, यानी नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा। सो इट विल बी V प्लस VO डिवाइडेड बाई V, ये होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर किसकी तरफ मूव कर रहा है, वॉल की तरफ, और वॉल सोर्स है वो रेस्ट में है। ऑब्जर्वर जो कि ड्राइवर है वो कार के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, कहाँ सेपरेट हो रहा है यार, सेपरेट कैसे होगा, वॉल की तरफ ही जा रहा है। अब ऐसे थोड़ी गाड़ी इधर जा रहा है ड्राइवर इधर जा रहा है, नहीं गाड़ी पे ही ड्राइवर है, अप्रोच कर रहा है वॉल को, दोनों केस में। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें FA2 जो होगा कितना मिलेगा, भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। FA2 की जो वैल्यू होगी 256 इंटू
v की वैल्यू 330 प्लस vo कितना दिया हुआ, या vo और vs की दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। कितना 5 दिया हुआ था, 5 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करोगे fa2 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ रही है fa2 की, अगेन एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा एफ निकालोगे, सो डेल्टा एफ विल बी हाउ मच, इट विल बी fa2 माइनस fs। ये तुमसे आंसर में पूछ रहा है, तुमसे ये नहीं पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है, जो ड्राइवर को बीट सुनाई देगा, बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, वो पूछ रहा है। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अब ये वाला चीज ड्राइवर को सुनाई देगा क्या, ये सुन पाएगा ड्राइवर, नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वो वॉल को मिला था। तो कितना हो जाएगा, 2 5 6 अगर कॉमन करोगे तो इट विल बी 335 डिवाइडेड बाई 325 माइनस 1, so 256 10 divided by 325। सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या -5 जो किया ना, वो यहाँ पे जो रिजल्ट आया था ना उसको पुट कर दिया। अरे fa2 की वैल्यू पुट कर दी है, तो वी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना आ रहा है, अबाउट 8 के आसपास आएगा। हो गया, हो गया। इसमें लिखना है इसी क्वेश्चन में, इन द above क्वेश्चन, in the above question, in the above question, if observer is, in the above question, if observer is standing behind the car, in the above question, if observer is standing behind the car, then find beat frequency, heard by him, then find beat frequency heard by him, beat frequency heard by observer। अभी ऑब्जर्वर को कहाँ उठाया कर दिया, ग्राउंड पे कर दिया, ठीक है। तो अभी जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगा वो तुम्हें बताना है। तीन केस आएगा, देख लो एक बार, अगर 3 केस आ रहा होगा तो हो सकता है, लेकिन देख लो, मुझे नहीं लगता 3 केस आएगा। कौन सा सेपरेशन, फिर जो कार वॉल पे टकराया, हाँ उससे एक आएगा, और तीसरा केस कहाँ आ रहा है, इसको
और रिफ्लेक्टेड वाला नहीं सुन पाएगा, सुनेगा ना उसको। हाँ 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 कितना? नहीं कर पाए, इतना क्या सोच रहे हो? चलो देखते हैं क्या हो रहा है। इस बार ये कार है तुम्हारा, कार मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना? इसका फ्रीक्वेंसी वही 256 हर्ट्ज दिया हुआ। इधर वॉल है, हाँ 4 नहीं होगा यार, 8 ही होगा। हाँ 7 पॉइंट समथिंग, वही 8 के अराउंड। अब देखो इस बार ये वॉल तुम्हारा रेस्ट में है, पिछली बार भी था, और ऑब्जर्वर इधर कहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है। अभी इसको क्या क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो समझते हैं। एक फ्रीक्वेंसी जो कार से सुनाई देगी वो, और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी वो। तो अगर कार से फ्रीक्वेंसी देखोगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पहुंचा FA1, FA1 कितना होगा? अगेन FS, V सोर्स मूव कर रहा है और दूर जा रहा है, सोर्स क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो प्लस होगा V प्लस VS। ठीक है, अभी इतना रहने दो। अब क्या हो रहा है, वॉल भी एक फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, दैट विल बी FA2। अभी वॉल को भी एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? FA2 है। FA2 क्या होगा तुम्हारा? FA2 कौन सी फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे क्या फॉर्मूला लेंगे? FA2 के लिए FS ले या FA1 ले? क्या लेंगे? FS लेंगे, क्योंकि इसके लिए भी सोर्स क्या है? कार ही है, तो इट विल बी FS अगेन V डिवाइडेड बाई V माइनस VS, क्योंकि उस कार को क्या कर रहा है, ये वॉल कार को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। ऑब्जर्वर से सेपरेट कर रहा था, लेकिन वॉल को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। अब अगेन दूसरे केस, ये पहला केस हो गया, दूसरे केस में क्या होगा तुम्हारा? वॉल सोर्स हो गया। वॉल क्या हो गया तुम्हारा? सोर्स हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? FA2, और यहाँ ऑब्जर्वर रेस्ट में है। ऑब्जर्वर क्या पे है? रेस्ट में है। तो अब ये जो FA2 रिफ्लेक्ट करेगा वही इसको सुनाई देगा, क्योंकि अभी दोनों रेस्ट में है, सोर्स भी रेस्ट में है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में ये रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? FA2 सुनाई देगा। यानी ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है? FA1 और FA2, जो कि ये वाली फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है बात? तो FA1 निकालेंगे, FA2 निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस अगेन इट विल कम अप 8 का राउंड है। कैलकुलेट कर लेना, एक और सवाल कर लो, समझ में आ गई गया तो लिखना। A table of radius 70 centimeter
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो जल्दी से। ये वैल्यू पुट कर लो ना, समझ में आएगा। जो डेल्टा की वैल्यू होगी, जो तुम्हारा आंसर होगा, इट विल बी मॉड ऑफ Fa2 माइनस Fa1। कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू अराउंड 8 के आसपास आएगा। लिखना, a table of radius 70 centimeter, a table of radius 70 centimeter, 70 centimeter is rotating, table of radius 70 centimeter is rotating at a speed of 5 revolution per second, at a speed of 5 revolution per second, full stop. A sound source of frequency 1000, a sound source of frequency 1000 is fixed on its circumference, is fixed on its circumference, what is the, full stop के बाद, what is the difference of maximum and minimum frequency, what is the difference of maximum and minimum frequency heard by an observer, what is the difference of maximum and minimum frequency heard by an observer standing at rest at some distance from the table, take speed of sound as 352, take speed of sound as 352 मीटर पर सेकंड। अब सवाल में दे दिया है 352, तो फिर पागल जी से पूछेंगे नहीं कि कितना यूज करना है, वही यूज करेंगे।
हो गया? कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। 702 क्या है? कहाँ से लाए हो 702? 352 प्लस 350 क्या है? 60 मीटर है। कितना आ रहा? 125 60 प्लस 60। हाँ ठीक है। हाँ एक मिनट रुकना। 59 और 66। अरे कैलकुलेट कर लो, इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कुछ भी करके कैलकुलेशन करना, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो, लेकिन करना है। अब ऐसा डॉपलर में नहीं आएगा कि तुमको एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाला आ जाए। तो 941 हर्ट्ज 941 हर्ट्ज नहीं, वो तो मैक्सिमम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा ना। तुमको फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है कि मैक्सिमम कितना सुनाई देगा और मिनिमम सुनाई कितना देगा, उसका डिफरेंस चाहिए। तुमने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा वो एक कंडीशन का फ्रीक्वेंसी है। वेलोसिटी कितना निकाले तुम? सोर्स का वेलोसिटी कितना निकाल रहे हो? पहले सोर्स का तो कितना निकाले? 35। 5 इंटू क्या? 5.7 अरे वो पहले देखो रेडियन में है या रिवोल्यूशन में है। हाँ 130 के आसपास 130, हाँ उसी कह रहा हूँ। चलो देखो वही है फिर। अब यहाँ पे किसको कुछ क्या बोल सकते हो? अब रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, मीटर को कितना? हाँ उसी 130 के आसपास जितने भी आंसर आएंगे वो सारे करेक्ट है। देखो क्या कह रहा है, एक टेबल है, ये टेबल रोटेट कर रहा है और जिसके लिए n की वैल्यू दी हुई है, n कितना दिया हुआ? 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ। इसको पहले कन्वर्ट किसमें करेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 पाई n होता है। सो इट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू 5। अब वेलोसिटी निकालोगे तो कितना होगा? ओमेगा इंटू, हाँ तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 7/10। ठीक है, जानबूझ करके सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि 7 वाला स्टार्टिंग वाला जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करोगे, वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा? यानी सोर्स कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? 22 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। देखो इस पे कहीं भी ऐसा पे जगह पे बंधा हुआ है जो रोटेट कर रहा है इसके साथ। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो दो सिचुएशन क्रिएट होगा। एक टाइम ये इसको सेपरेट कर रहा होगा और उस टाइम पे जो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे जब देखोगे और यहाँ पे जब देखोगे, इधर यहाँ पे सेपरेशन मैक्सिमम होगा और यहाँ पे इसको क्या कर रहा होगा? अप्रोच कर रहा होगा। एक जगह इस पॉइंट पे देखो तो ये क्या कर रहा है तुम्हारा? सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो जहां पे सेपरेट करेगा वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा। और इस केस में फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा एफ मैक्स का? अगर एफ मैक्स लिखोगे इट विल बी 1000 इंटू वी कितना दिया बताना? 352 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 352 माइनस 22। ये एक कंडीशन हुआ। एफ मिनिमम कितना होगा? 1352 डिवाइडेड बाई 352 प्लस 22। ये इन दोनों का डिफरेंस निकालना। सो ये आएगा 1000 इंटू 352 डिवाइडेड बाई
340, इधर करोगे इट विल बी 330। हाँ, ये होगा तुम्हारा 330। इधर कितना होगा 1000 इंटू 352 डिवाइडेड बाई 374। अब इसको अगेन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लाना है तुमको। देखो, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1000 इंटू 352 डिवाइडेड बाई 375 लिख सकते हैं। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 25 से तो कितना बार में जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करो 25 से, जाएगा 25 से कितनी बार में? 15 टाइम्स में। और ये कितना टाइम में जाएगा? इधर देखो, अगर इसको 11 से करोगे तो कितना होगा? 30। इसको 11 से करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, इसको 11 से करोगे तो कितना होगा? 32 होगा। अब यही तुमको करना होता है, तुम करते नहीं हो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3200 डिवाइडेड बाई 3। इधर से कितना आएगा? एक बार और कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई, 3 और इधर 8। 3 से इसको करोगे तो कितना बार में जाएगा? 1 या 11 और 7। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक वैल्यू आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक वैल्यू आएगा। उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। हो गया? चलो, इसी के साथ तुम्हारा साउंड भी खत्म हो गया। सबके पास मॉड्यूल है ना? मॉड्यूल का पेज नंबर 74 पे, अभी नहीं निकालना, 74 पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको बस रीड कर लेना। जो जो चीज दिया हुआ है ना, बस मान लेना है। जो जो चीज वहां पे बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 to 12, इसको बस एक बार रीड कर लोगे। पेज नंबर 74 पे जो तुम्हारा मॉड्यूल नंबर 3 है, अगर मॉड्यूल नंबर 3 सबके पास नहीं होगा फोटो खींच के डाल देना, एक कोई बच्चा डाल देगा। 1 to 12 बस रीड करना है। 13, 14, 15, 16 और 17 छोड़ देना, क्योंकि लाइट पढ़ेंगे तब वो समझेंगे। हो गया? चलो, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है कैलोरीमेट्री। वेव खत्म हो गया, अब हम लोग थर्मल पार्ट में आ गए। कैलोरीमेट्री, सॉरी एन नहीं होगा यहाँ पे, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जो चैप्टर है, इसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ते हैं कि कितना हीट फ्लो हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या बॉइलिंग कर रहे हो या फिर कूलिंग कर रहे हो तो कितना हीट रिलीज हुआ या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ। वो सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ते हैं? इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पूरे चैप्टर में तुमको हीट 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 दिखेगा। तो सबसे पहला चीज हमें किसका समझना है? हीट क्या? बोलो, क्या होता है हीट? व्हाट इज हीट? हीट क्या है? जो देने से टेम्परेचर बढ़ता है, जरूरी है लिखना, लिख लो। The part of internal energy, the part of internal energy, the part of internal energy
the part of internal energy which flow from one body to another body, which flow from one body to another body due to temperature difference, is known as heat, ठीक है। अब हीट क्या है तुम्हारा, वो पार्ट है किसका, इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी के बारे में तो पूरा केमिस्ट्री में पढ़े होगे, क्या होता है इंटरनल एनर्जी, क्या हुआ ही नहीं है, ले भाई तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं फिर। अच्छा चलो थोड़ा सा अपना जो फिजिक्स वाला भाषा उसमें समझा दे रहे हैं। जो भी तुम्हारा मैटर है वो किससे मिलके बना होगा, अरे मॉलिक्यूल्स से। जितने भी मैटर हो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। ये केमिस्ट्री वाले सर समझाते तो अच्छे से समझते तुम, मैं ऊपर ऊपर बस बता रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, दो तरीके का एनर्जी होता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होगा उनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो उस इंटरेक्शन के चलते क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और इन ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं, तो उस रैंडम मोशन के चलते क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या होता है कि जब हम लोग सिचुएशन को आइडियल कंसीडर करते हैं, जैसे गैस हो गया, गैस का हम जब आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं तो बोल देते हैं देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस कम से कम इतना तो पढ़े हो ना कि आइडियल गैस का जो सारा प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये गायब हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी नोन एज व्हाट, टोटल एनर्जी। जो भी एनर्जी किसके पास है, मॉलिक्यूल के पास, मे बी ये हो सकता है किसका किसका कॉम्बिनेशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का। लेकिन जब गैस के बारे में बात करते हैं तो बस वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर इज नोन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। अब होता क्या है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो हम पढ़ेंगे केटीजी में। ये जो भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हारे पास है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा, यानी इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब वो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है वो क्या होता है, अब इसमें से होगा क्या कि अगर इसके पास एक और बॉडी तुमने ला करके रखा, इसका टेम्परेचर क्या है T1 और इसका टेम्परेचर क्या है T2। अगर ये दोनों अलग अलग है, मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, यहां से कुछ फ्लो होता, ठीक है। इनिशियली इसको एनर्जी नहीं मानते थे, इनिशियली क्या नहीं मानते थे, इसको एनर्जी नहीं मानते थे, हीट को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे। बाद में पता चला कि ये जो हीट है ना, ये बेसिकली आ कहां से रहा है, इंटरनल एनर्जी से आ रहा है। तो इसलिए इसको बाद में हीट की अलग यूनिट भी थी, जो क्या थी हीट की यूनिट, अरे हीट का यूनिट कैलोरी, अलग यूनिट दिया गया था जहां से ये वर्ड बना है। हीट का स्टार्टिंग में एक अलग यूनिट था, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी माना जाता था, लेकिन अगेन बहुत सारे स्टडीज के बाद पता चला कि ये कुछ नहीं है, इंटरनल एनर्जी से ही आता है। और इंटरनल एनर्जी कब फ्लो होगा, ये एनर्जी फ्लो करता है, ये रेस्ट में तुमको कभी नहीं दिखेगा। जैसे ये एक बॉडी है, तुमसे अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द हीट ऑफ दिस बॉडी, तो क्या तुम डिफाइन कर सकते हो, जब भी कोई सिंगल बॉडी है उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, T1 T2 T3 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बॉडी किसी और के साथ कांटेक्ट में नहीं है और एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो इसका हीट एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसका क्या एक्सप्रेस करेंगे, इंटरनल एनर्जी। इस बॉडी के पास इतना इंटरनल एनर्जी है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि इस बॉडी के पास इतना हीट है। हीट कब दिखता है, हीट दिखता है फ्लो करते टाइम। इंटरनल एनर्जी जब फ्लो होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तब हमें क्या दिखता है, हीट दिखता है। इसलिए किसी किसी बुक में देखोगे तो बोलता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट कहने का क्या मतलब होता है, ट्रांजिएंट कहने का मतलब होता है इन फ्लो, फ्लो में होता है, हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ गया, तो लिखना, लिखो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी या हीट is a form of energy, ऐसे लिख देना, heat is a form of energy, heat is a form of energy
फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट का स्पेलिंग लिख लो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टू फ्लो, हमेशा तुमको कैसे दिखेगा, फ्लो में ही दिखेगा। और फ्लो होने के लिए तुमको क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है दो बॉडी के बीच में तो हीट फ्लो नहीं होगा एक से दूसरे बॉडी में। इसका यूनिट क्या होता है लिख लो, यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। इनिशियली हीट को किस में मेजर करते थे, कैलोरी में मेजर करते थे, और उसी के बेसिस पे सारा डेफिनेशन आया था कि व्हाट इज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का प्रॉपर डेफिनेशन आया था। अगेन बाद में जब पता चल गया कि हीट क्या है तुम्हारा, एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमने क्या पता करा है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो फिर जूल और कैलोरी में रिलेशन निकाला गया। 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। और उसी 4.2 को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। चैप्टर के लास्ट में बताएंगे कि 4.2 क्या होता है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट जे इज नोन एज व्हाट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, लिखना 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। देखो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required to increase temperature of, to increase temperature of, to increase temperature of 1 gram of water, temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to, from 14.5 degree Celsius to, from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, from 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से कुछ भी नहीं लेंगे कि सर 1 डिग्री का जो चेंज होता है वो तो 9 और 10 के भी बीच में भी होगा। तो डेफिनेशन में क्यों नहीं ऐसे लिखा गया कि फ्रॉम 9 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसके चलते अगर 9 से 10 के बीच में लेते तो उतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए तुमको 1 कैलोरी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, 1 कैलोरी की जरूरत कब पड़ती है, जब हम 14.5 से कहां तक जाते हैं, 15.5 तक का टेम्परेचर चेंज करते हैं बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तब जो हमें एनर्जी लगती है कितने ग्राम वाटर को हीट करने के लिए, 1 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए, उस टाइम में जो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी विल बी नोन एज व्हाट, या दैट हीट इज नोन एज व्हाट, 1 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट नोट में लिख लो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना यूज लेते हैं, 4.2 लेते हैं। नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, इसी में नोट में लिख लेना, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, and that internal energy will flow to a body at cooler temperature. ठीक है, नोट नेक्स्ट नोट में लिखना, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, नोट नंबर में भी 3 कर सकते हो, ये 1 है और 2 है, नोट नंबर 3,
temperature of a body increases when heat is supplied to it, increases when heat is supplied to it and decreases temperature of a body increases when heat is supplied to it and decreases when heat is supplied to it and decreases when heat is extracted from it. It taken, extracted, released, सब एक ही चीज है. Heat is extracted from it except during phase change. जब फेज चेंज हो रहा होता है तो फिर हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फेज चेंज एक ऐसा प्रोसेस है, ड्यूरिंग एनी फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. स्टिल वहां से हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हीट सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे बॉइलिंग होता है, जब भी बॉइलिंग हो रहा होता है, वाटर बॉइल कर रहे होगे, अगर उसमें थर्मामीटर डाल के रखोगे इट विल ऑलवेज रीड हाउ मच, 100 डिग्री सेल्सियस. हमेशा कितना रीड करेगा, 100 रीड करेगा. तुम हीट सप्लाई करोगे तो वाटर जो होगा, जो लिक्विड फॉर्म में है, दैट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म, यानी वहां पे फेज चेंज करने के लिए टेम्परेचर यूज हो रहा है. दूसरा एग्जांपल दे सकते हो कि आइस है तुम्हारे पास, आइस था कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वहां से क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा. वाटर क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब आइस हीट को ऑब्जर्व करके क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा. अगेन एट दैट टाइम अगर वहां पे थर्मोमीटर रखोगे तो इट विल ऑलवेज रीड हाउ मच, 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब फेज जब चेंज हो रहा होगा तो हीट का इंटरेक्शन होगा, लेकिन अगेन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. बाकी अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का अगर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में ही रह रहा है, तो अगर हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट वहां से एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ठीक है. लिखना, देयर इज नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ हीट. लिखो टाइप्स ऑफ हीट. टाइप्स ऑफ हीट. हीट दो तरीके का होता है. कौन कौन सा? हीट के दो टाइप होते हैं. कौन कौन से? पता है कुछ? बोलो, बांग्ला में बोलो, कोई ट्रांसलेट कर देगा उसको. बोलो तो. हाँ हाँ, कौन सा हीट होगा? सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट. सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट. अब ये जो दो कैटेगरी है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, ये क्यों आया? क्योंकि अगेन हमने देखा कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो एक केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इट मे बी डिक्रीजिंग, इट मे बी इंक्रीजिंग, डिपेंडिंग ऑन कि तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो. दूसरे केस में क्या हो रहा था कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो उसके चलते क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है. तो इसलिए दो कैटेगरी में बांटा गया, एक सेंसिबल हीट और एक लैटेंट हीट. सेंसिबल हीट में क्या होता है, अगर सप्लाई करोगे या एक्सट्रैक्ट करोगे तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, और लैटेंट हीट में क्या होगा, फेज चेंज होगा. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और फेज में चेंज होगा. तो एक एक करके दोनों को समझेंगे. तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा तुम्हारा, इसको सेंसिबल हीट, वो समझेंगे. लिखना, this type of heat changes temperature of a body. This type of heat changes
टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और चेंज में दोनों आएगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए दोनों अलग अलग करके नहीं लिखा रहे हैं। कहीं भी चेंज दिया हुआ है या ट्रांसफर दिया हुआ है, तो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, सप्लाई भी हो सकता है और एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। दो वर्ड को एक साथ क्लब करके लिखते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, एक्सट्रैक्शन या फिर सप्लाई, या रिलीज हो रहा है या फिर सप्लाई कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर में दोनों होगा। वैसे ही अगर चेंज की बात करें, टेम्परेचर चेंज, तो चेंज दोनों तरीके का हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। तो जो सेंसिबल हीटिंग है, सेंसिबल हीट क्या करवाता है, दिस इज टाइप ऑफ हीट विच चेंजेस टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ठीक है, जो कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब देखेंगे ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लिखना फैक्टर्स ऑन विच सेंसिबल हीट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच sensible heat depends, factors on which sensible heat depends, लिखना फैक्टर नंबर 1, लिखना amount of sensible heat depends on, amount of sensible heat depends on, amount of sensible heat depends on change in temperature, depends on change in temperature of a body, depends on change of temperature या change in temperature of a body, और अगर इसको रिप्रेजेंट करें QS से, दैट इज QS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। QS क्या होगा तुम्हारा, और डेल्टा T से बढ़िया यहाँ पे DT कर दो। QS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। QS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT, ये DT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नंबर 2 में लिखना अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट डिपेंड्स ऑन, नंबर 2 में अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट डिपेंड्स ऑन, अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट डिपेंड्स ऑन mass of the body, amount of sensible heat depends on mass of the body, and QS is directly proportional to M, mass के भी proportional होगा। अब 1 and 2 को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 QS की जो वैल्यू होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M dt। QS का जो वैल्यू होगा कितना होगा, M dt के बराबर होगा, और जानते हो इसको हटाने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक कांस्टेंट। तो QS जो होगा इट विल बी MS dt, ठीक है, जहां S क्या है, where S is specific heat, इसका फुल नेम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, where S is your स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर तुम्हारे पास नोट में लिखेंगे इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, लिखना इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम, if temperature of body changes from T1 to T2,
temperature of body changes from T1 to T2, T1 to T2, then sensible heat is given as, then sensible heat is given as, then sensible heat is given as Qs is equal to integration ms dt. कहां से कहां तक? T1 से T2 तक. अगर टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है तो सेंसिबल हीट क्या दिखेंगे? ms डेल्टा T. अब यहां पे आता है स्पेशल केस. स्पेशल केस क्या होता है कि when S is independent of temperature, S is independent of temperature, तो M और S दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे. अगर मास जो है, मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं, तो डिपेंड कौन कर सकता है टेम्परेचर पे? S की वैल्यू डिपेंड कर सकती है टेम्परेचर पे. तो S भी एक ऐसा बॉडी हमने लिया, एक ऐसा क्वांटिटी लिया या एक ऐसा मैटर लिया जिसका S क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. तो जो Q का तुम्हारा फॉर्मूला है, इट विल चेंज टू ms T2 माइनस T1, या फिर इसे वो क्या याद रखते हैं? ms डेल्टा T. और ये तभी यूज करेंगे जब सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गिवन बॉडी इज कांस्टेंट या इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. अगर ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें S इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट? टेम्परेचर. अगर S भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे. सवाल देखने दो, अगर होगा तो करवा देंगे. लिखना. पहले यूनिट की बात कर लो, या थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे यूनिट. और एक सवाल करेंगे. लिखना. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसके बाद सवाल डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. लिखना. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसका. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, specific heat capacity is defined as, specific heat capacity is defined as amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature, to raise the temperature of a body, raise the temperature of a body of unit mass, of unit mass by unit temperature difference, by unit temperature difference, by unit temperature difference. तो इसका डेफिनेशन क्या है तुम्हारा? इधर से भी देख सकते हो. अगर 1 kg का मास है तुम्हारे पास, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है. तो ये जो S होगा किसके बराबर होगा? QS के बराबर होगा. इसलिए S इज व्हाट? S इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to for a body to raise for a unit body to unit mass body to raise its temperature by 1 degree Celsius, या फिर by unit temperature difference. उस हीट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. यूनिट क्या होगा?
यूनिट ऑफ यूनिट की अगर बात करोगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये एक यूनिट यूज होता है। या फिर अगर एसआई यूनिट की बात करोगे, ये कॉमन यूनिट है, जूल पर केजी पर केल्विन। ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। ये होने के बाद उसी में लिख लेना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ it is property of material of the body. It is property of material of the body. It is property of material of the body. ठीक है? And it is independent of mass. It's property of material of the body and it is independent of mass. ठीक है? मटेरियल कहने का मतलब है, जैसे तुम्हारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वाटर है, एयर है, इन सबका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है? S3 S4 सबके लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। वो डिस्कस करेंगे सॉलिड और लिक्विड का फिर दूसरे केस में। अब ये जो है कॉपर अगर तुम्हारे पास 1 kg है या 10 kg है, दोनों के लिए S की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगा। मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि किस मटेरियल से गिवन बॉडी बना हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा S, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है और नहीं भी कर सकता। दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन मटेरियल, कि कैसा मटेरियल है या कैसा बॉडी है। ऑलमोस्ट तुम्हारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं उसमें एस को क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। कभी कभी एक आध सवाल ऐसा पूछ देगा जिसमें वेरिएबल देगा, और वेरिएबल देगा तो फिर कहां से सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो अब लिखना क्वेश्चन, लिखना a body whose specific heat capacity is given as a body whose specific heat capacity is given as S equals to, लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, S equals to 0.2 T, given as S equals to 0.2 T कैलोरी, या इसको जूल में ही रख दो, जूल पर केजी केल्विन। एस की जो भी यूनिट है वो क्या है? जूल पर केजी केल्विन है। ठीक है? बॉडी with a specific heat capacity is given as this much. ठीक है? have a mass of, या has a mass of 10 kg, has a mass of 10 kg, has a mass of 10 kg. Find amount of heat energy. Find amount of heat energy required. Find amount of heat energy required to raise its temperature. To raise its temperature from 0 degree Celsius, from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius, to 20 degree Celsius.
कितना 200 इसका तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है ना? कौन सा कांस्टेंट कैसे है? अगर एस टी पे डिपेंड कर रहा है तो फिर कांस्टेंट कैसे होगा? ना कितना हाँ मेन ही चीज पूछ देते हो यार, जिस पे सवाल बना हुआ है वही हमसे ही पूछ देते हो, तो फिर क्या ही करने का मतलब है? हाँ देखो ये जो यूनिट है ना, इस पे ध्यान देंगे, या कभी कभी ये जो टर्म होता है ना, इसका यूनिट दे देता है। ठीक है, जैसा इस सवाल को ऐसे भी फॉर्म कर सकता था, s इक्वल्स टू 8t, ठीक है, वेर a को दे देता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन a के बारे में बोल देगा, वेयर a इज इक्वल टू, जैसे मैंने दिया था 0.2 कैलोरी पर ग्राम सी स्क्वायर या डिग्री सेल्सियस स्क्वायर। ठीक है, ऐसा देने का मतलब ये हुआ ना कि टेम्परेचर जो यहाँ पुट करेंगे वो किसमें पुट करेंगे? डिग्री सेल्सियस में पुट करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता कि जहां ए की वैल्यू क्या है, इतना है, ठीक है, अगर ए इस फॉर्म में देता ना, तो हम अब टी जो पुट करते, जो तुम सवाल कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, उसको डिग्री सेल्सियस में पुट कर दिया, तब वो सही होता। लेकिन इधर देखो सारे टर्म्स किस में रखे गए हैं? ठीक है, जब डेल्टा टी बस निकालना होता है ना, T1 माइनस T2, ध्यान से सुन लो, या T2 माइनस T1, तब टेम्परेचर डिफरेंस को फर्क नहीं पड़ता है, तुम केल्विन में रखो या फिर सेल्सियस में रखो, डेल्टा टी अगर तुम्हें निकालना है तब तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भले केल्विन में रखो या फिर, लेकिन अगर ये निकालना है T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तब फर्क पड़ेगा। तब तुम्हें ध्यान देना है कि तुम डिग्री सेल्सियस में रख रहे हो या फिर केल्विन में रख रहे हो। और चूंकि यहाँ का जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो केल्विन में दिया हुआ है। किस कौन सा यूनिट है तुम्हारा? ये एसआई यूनिट है, यानी जब टेम्परेचर हम पुट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसको कन्वर्ट किस में करना? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो सवाल जब पूछे तो एक बार ध्यान दे दो, कभी भी इधर दिक्कत नहीं होता, ये तो सेम है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस करते तो भी डेल्टा टी की वैल्यू, या फिर इसको 273 प्लस वो ऐड करने के बाद करते तो भी डेल्टा टी कितना आता? सेम आता। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 को फर्क नहीं पड़ता यूनिट से, डिग्री सेल्सियस में रखो, केल्विन में रखो, फ़ारेनहाइट में रखो, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसको फर्क पड़ेगा? इसको फर्क पड़ेगा, या फिर ऐसा है, इसको फर्क पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो भी तुम्हारा ये वाला टर्म है, इसको अगर डिफरेंशिएट कर, डिफरेंस निकालोगे तो फिर तुम्हें प्रॉपर यूनिट में पुट करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेट करोगे यूनिट रख करके, किसी ने बताया था 11,000 के आसपास वो आएगा। क्या करना है इसमें? क्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि टी का फंक्शन है dt, T1 से T2 तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ था? 10, 0.2 T dt, टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? 0, यानी 273 और 293 कितना होगा? 0.2 इंटू, इधर से सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, टी स्क्वायर में ये वाला टर्म 293 स्क्वायर माइनस 273 का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करोगे थोड़ा इजी होगा। 20 इंटू कितना? 566, ये हो जाएगा 2 इंटू 566, कितना होगा? 11320, ये 566 आ रहा है। इतना ज्यादा आएगा क्या? क्या छूट गया? 10 किधर? इस ये वाला 10, इसको मल्टीप्लाई करें हैं तो ये 2 हो जाएगा,
और टी 2 इंटू 1/2 करोगे और इधर 20 करोगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो या हेडिंग कर लो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं। दो टर्म है यहाँ पे, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा बस हीट कैपेसिटी। इसके पहले स्पेसिफिक टर्म नहीं लगा हुआ है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C से। ठीक है, इसमें लिखना हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, हीट कैपेसिटी is defined as, heat capacity is defined as amount of, heat capacity is defined as amount of heat energy required, heat energy required, heat energy required to raise, it is defined as amount of heat energy required to raise temperature of a body, temperature of a body, temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट, सारी चीजें सेम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है बस यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन, सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। अब देखो इस वाले डेफिनेशन में और पिछले वाले डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, मास का। इस केस में बस बॉडी बताया गया, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी तुमको गिवन है और उसका टेम्परेचर तुम कितने अमाउंट से इंक्रीज करना चाहते हो, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जितना हीट तुमको देना होगा, दैट हीट इज डिफाइंड एज व्हाट, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। हीट कैपेसिटी हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, बॉडी के लिए डिफाइन होता है। यानी वो मास पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन पहले वाले केस में रिस्ट्रिक्शन क्या था, हमें बॉडी कितने का लेना था, 1 kg का ही लेना था। पिछले वाले केस में जब हम एस डिफाइन कर रहे थे तो बॉडी कितना का ले रहे थे, 1 kg का यूनिट मास का ले रहे थे। इसको जो एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे कितने टेम्परेचर चेंज के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए, दैट वाज स्मॉल एस। लेकिन इस केस में बॉडी जो है वो क्या है तुम्हारा, बॉडी कुछ भी हो सकता है, 1 kg 2 kg 5 kg 100 kg, उस पे हमें ध्यान नहीं रखना है। तो हीट कैपेसिटी बॉडी के लिए डिफाइन होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, इसका यूनिट बताओ क्या होगा। हाँ, अगर कॉमन यूनिट यूज करोगे तो क्या होगा, कॉमन यूनिट होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और अगर एसआई यूनिट की बात करोगे जूल पर केल्विन। ये तुम्हारा एसआई यूनिट है। नीचे लिखना, it depends on, it depends on, it depends on, depends on mass of the body, it depends on mass of the body, material of the body, it depends on mass of the body, material of the body, and it is given as, and it is given as, and it is given as product of, and it is given as product of mass and it is given as product of mass and किसका प्रोडक्ट होगा, मास और किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या ओनली स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हो। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज
C इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू एस, जहां m किसका प्रॉपर्टी है, बॉडी का मास है, और s जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। इससे c मास पे डिपेंड करेगा और s पे डिपेंड करेगा। और अगर s टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है तो c भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर s टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है तो c भी कांस्टेंट होगा। दो नंबर हमें याद रखना होता है, वाटर के लिए और आइस के लिए। लिखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, स्पेसिफिक हीट यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, आइस का कितना होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम या फिर अगर इसको कन्वर्ट करोगे एस आई में तो कितना होगा, 1000 होगा। एग्जैक्ट वैल्यू 4180 होता है, लेकिन हम याद कितना रखते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन। अगर इसको याद रखोगे तो ये दोनों वैल्यू याद रखना होता है, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं देता है। अगर कोई अदर मटेरियल दे दिया ना, जैसे आयरन दे दिया, कॉपर दे दिया, एल्यूमिनियम, तो उसका तुमको दे देगा, लेकिन वाटर के लिए और आइस के लिए कभी कभी जब मन करता है उनका दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो वो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो कितना दयावान है उस पर डिपेंड करेगा, जो याद नहीं करेगा उससे दया पे वो जिएगा। सर जूल केजी केल्विन में तो सर लिखा हुआ है, एक बार बता देंगे। जूल वाले में इसका ये 4200 है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और इसका है 21, इसका आधा कर दोगे 21। हो गया। नेक्स्ट लिखो, टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 है तुम्हारा लैटेंट हीट। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट किस टाइप का हीट है, हाँ ऐसा हीट, ऐसा टाइप ऑफ हीट जिससे जो क्या करवाए, फेज चेंज करवाए, टेम्परेचर में इसके चलते कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो लिखना, दिस इज टाइप ऑफ हीट, दिस इज अ टाइप ऑफ हीट, दिस इज अ टाइप ऑफ हीट which produce change of state, which produce change of state, ब्रैकेट में लिख सकते हो फेज, which produce change of state और फेज। स्टेट और फेज क्या है, सेम है। तो कितने तरीके के फेज है तुम्हारे पास, 3 तरीके का। ठीक है, 3 तरीके का फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन जब कर रहे होंगे, गैस से लिक्विड का कन्वर्जन या लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, इस सब टाइम में जो हीट चाहिए उस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा छोड़ के लिखना, ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज temperature of the body, during phase change temperature of the body remains constant, remains constant हो गया। एक और पैरा छोड़ के लिखा,
मतलब नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट नहीं, latent heat depends on material. Latent heat depends on material of the substance and दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है, क्या पे, किस तरीके का स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो चेंज ऑफ स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या फिर लिक्विड से गैस हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मटेरियल की बात करोगे, वाटर मटेरियल की, जैसे तुम्हारे पास H2O है, ठीक है, H2O के लिए हम दो लैटेंट हीट डिफाइन करते हैं, जिसको एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मटेरियल एक है, लेकिन उससे कितने लैटेंट हीट है, दो हीट है। क्यों? क्योंकि एक बार फ्यूजन के केस में होता है, फ्यूजन के लिए एक वैल्यू याद करके रखते हैं, और दूसरा वैल्यू वेपराइजेशन के लिए याद करके रखते हैं। तो जो भी तुम्हारा लैटेंट हीट है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पर तो डिपेंड करेगा ही। वाटर के लिए, अल्कोहल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन वाटर में भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। क्यों दो टाइप का? क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट कहां से कहां पे हो रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट है तुम्हारा एंड टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ फेज चेंज, टाइप ऑफ फेज चेंज, टाइप ऑफ फेज चेंज, अगेन फुल स्टॉप, उसके बाद नेक्स्ट पैरा छोड़ के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ latent heat, there are two types of latent heat for a given material, number one, latent heat of fusion, and number two, latent heat of वेपराइजेशन। जब लैटेंट हीट का डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट is directly proportional to mass of the body, is directly proportional to mass of the body that is QL is directly proportional to what? मास पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है तो डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं करेगा। मास अगर 10 kg है, 5 kg है, उसके अकॉर्डिंग लैटेंट हीट। सो अगेन इस कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज L। सो इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू M into L। हो गया लिखना, where L is known as specific latent heat, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, या कभी कभी नॉर्मली इसको लैटेंट हीट भी बोल देते हैं। मतलब अगर लैटेंट हीट बोल रहा है या स्पेसिफिक लैटेंट हीट बोल रहा है तो वो किसको डिनोट कर रहा होगा,
एल को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, एल का यूनिट कैलोरी पर ग्राम, या फिर यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ एल इज कैलोरी पर ग्राम, और एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो जूल पर केजी। हो गया। डेफिनेशन क्या होगा इसका, लिख लो। इट इज डिफाइंड एज heat energy required heat energy required to change phase of a substance of unit mass, phase of a substance of unit mass, phase of substance of unit mass, full stop। पैरा छोड़ करके फिर से लिखना, during conversion of solid to liquid, latent heat of fusion is defined. During conversion of solid to liquid, latent heat of फ्यूजन इज डिफाइंड, क्योंकि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है सॉलिड से कहां पे कन्वर्ट होना, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं, सेम चीज है। इसलिए इस जब भी तुम्हारा कन्वर्जन होगा सॉलिड से लिक्विड तो उस टाइम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। और दूसरा, एंड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ liquid to gas, क्या यूज करेंगे, latent heat of vaporization is used, latent heat of vaporization is used, latent heat of vaporization is used। हो गया। नोट में एक चीज लिख लो, देखो अगर कोई बॉडी है, अगर वो हीट सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। बॉडी हीट सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक मिनट रुको, हेलो, हाँ क्लास में बाद में बात करते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ जब हीट सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई का साइन कन्वेंशन यूज करना होता है कि उसको नेगेटिव लें या फिर पॉजिटिव लेंगे। इसका जरूरत क्यों पड़ता है, जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, जब कैलोरीमेट्री में, कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। जैसे दो बॉडी को अगर क्या करोगे, टच करा करके रखोगे, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा हीट क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो एक का टेम्परेचर जो होगा, ध्यान से देख लो, अगर टेम्परेचर इसका T1 है, राइज करके ये कहां तक गया, T2 तक गया, तो इसका अगर चेंज ऑफ हीट निकालोगे या Q निकालोगे तो इट विल बी MS
डेल्टा टी, और डेल्टा टी होता क्या है, फाइनल माइनस T2 माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको हीट तुम सप्लाई कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो तुम, हीट सप्लाई करो, यानी ये बॉडी हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहां से Q की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जो हीट ये ऑब्जर्व करा, दैट ऑब्जर्व हीट विल बी व्हाट, पॉजिटिव, क्योंकि इससे टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। डेल्टा टी इज ऑलवेज व्हाट, डेल्टा टी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेम्परेचर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ था, एक लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी था T3, जो क्या कर रहा था, जो हीट सप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी और को हीट सप्लाई कर रहा है, मतलब एक्सटर्नली हीट पास कर रहा है। तो इस केस में जो Q आएगा, T3 से ये T4 जाएगा। अब T3 से T4 जब कैलकुलेट करोगे ना, तो इट विल बी T3 या T4 माइनस T3। अब यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, यहां से जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो Q निकालोगे, दैट Q विल बी व्हाट, पॉजिटिव। जब कोई बॉडी हीट सप्लाई करेगा तो उससे जब Q निकालोगे तो दैट विल बी नेगेटिव। ये किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करा, बॉडी के रेस्पेक्ट में। बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, बॉडी हीट सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अब हम अपने रेस्पेक्ट में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब सप्लाई कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, या दूसरा जो बॉडी होगा वो सप्लाई कर रहा होगा। मतलब अगर मैं सप्लाई करूं इस बॉडी को, मैं अगर सप्लाई करूं, यानी एक्सटर्नल एजेंट सप्लाई कर रहा है, तो हीट सप्लाइड टू दिस बॉडी इज टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव। हीट सप्लाइड टू दिस बॉडी बाय द ऑब्जर्वर, बाय द अदर बॉडी या बाय द एक्सटर्नल बॉडी इज व्हाट, पॉजिटिव। तो इसको कैसे याद रखेंगे, लिखना नोट में, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी is heat absorbed by the body is taken as positive, taken as positive। लिख भी सकते हो, क्यों, as delta T is greater than 0, so Q will be what, greater than 0। heat absorbed by the body जब भी कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या लेंगे। और ध्यान रखो ये जो चीज है ना, इसको मिक्स नहीं कर देंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स पे साइन कन्वेंशन का, वहां पे जो साइन कन्वेंशन है वहां पे यूज करेंगे। जैसे अगेन दो जगह कंफ्यूजन होता है, थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में और थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन फिजिक्स में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उधर जो डेफिनेशन पढ़ते हो और इधर जो डेफिनेशन पढ़ते हो वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन जो चीज जहां का होगा उसको मिक्सअप मत करना। ये साइन कन्वेंशन कहाँ का है, अब देखो हो गया क्या रहा है ना, कि तुमसे क्वेश्चन दे देगा कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, उसी में सोचना पड़ता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट मतलब सप्लाई हो रहा है किसी बॉडी को। तो हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, जब कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जो जब कोई बॉडी हीट रिलीज करेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा। तो जब हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है ना, तो उसमें ये हेल्प करता है कि टेम्परेचर को हम, ये Q को हम नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, और जब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस एक ही टर्म याद रखोगे, अगर एक याद रखोगे तो दूसरा वाला क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी सप्लाई वाला जो केस होगा दैट वुड बी नेगेटिव, ठीक है। चलो तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।